अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल मॉडलिंग। ये हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग की सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट टू पार्ट्स में हमने देखा था कि हमारे पास लीनियर मॉडलिंग क्या होती है। हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा मॉडल जिसके अंदर यूज़ होने वाला जो फंक्शन है वो हमारे पास जस्ट एक लीनियर फंक्शन हो, तो हम कहेंगे कि उसमें जो मॉडल बन रहा है वो मॉडल बेसिकली हमारे पास लीनियर मॉडल। अब वो लीनियर मॉडल हमारे पास दो वेरिएबल्स की फॉर्म के अंदर हो सकता है कि उन दो वेरिएबल्स में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसी तरह वो तीन वेरिएबल्स की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है कि तीन में हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। और इसी तरह हम इसको nth वेरिएबल की फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास टोटल n वेरिएबल्स हैं तो उन n वेरिएबल में से एक डिपेंडेंट होगा और n-1 जो होंगे वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम मॉडलिंग पे डिपेंड करता है। हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है और उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यूज़ करते हुए हम कोई भी मॉडल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और सिमिलरली ही हम यही वाला काम लॉगरिथम फंक्शन के लिए करेंगे। सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर आपके पास कोई से भी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स आ जाएं a और b, लाइक दिस वन, हमारे पास कोई से दो नंबर्स हैं a और b और वो ग्रेटर देन 0 हैं, ठीक है। और दूसरी सूरत में हमारे पास दो और नंबर्स पड़े हैं m और n। ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, ये पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव्स हो सकते हैं, ये हमारे पास 0 हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर ये फॉर्म आपके पास बन रही है तो इस सूरत में अगर आपको ये कहा जाए कि हमारे पास बेसिकली दो पावर्स हैं, ठीक है, वो पावर्स इस तरह की हैं कि उन पावर्स की जो बेस है ना वो बेस सेम है, ठीक है। अब देखें कि ये हमारे पास दो पावर्स हैं, उन दोनों पावर्स में हमारे पास जो बेस है इस साइड पे भी बी बेस ही है और इस साइड पे भी जो हमारे पास बेस है वो बी है, ठीक है। बेसिस सेम है लेकिन हमारे पास उनकी जो पावर्स है, ठीक है, वो डिफरेंट है, ठीक है। हमारे पास दो एक्सप्रेशन हैं जिन एक्सप्रेशन में बेसिस सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट हो सकती हैं, वो सेम भी हो सकती हैं, लेकिन सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिस का सेम होना जरूरी है। तो इस सूरत में हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा, अगर ये दो इस तरह की पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हुई तो देन b पावर m मल्टीप्लाई बाय b पावर n इज बेसिकली इक्वल्स टू बेस सेम रह जाएगी और पावर्स आपस में ऐड अप होंगी, तो हमारे पास आंसर बनेगा b पावर m प्लस n। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह से है कि आप कहें कि मेरे पास 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 हो, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2 प्लस 3, दैट इज बेसिकली 5। 2 पावर 5 बेसिकली हमारे पास होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 टाइम्स एंड दैट इज बेसिकली 30। सिमिलरली अगर आपके पास x पावर 5 और x पावर माइनस 3 हो, अगेन बेसिस सेम है, पावर्स आपस में ऐड होंगे, 5 माइनस 3 हमारे पास x स्क्वायर बन जाएगा। सेकेंडली ये है कि यहाँ पे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास वो जो हमारे एक्सप्रेशंस थे वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, लेकिन अगर वो एक्सप्रेशन आपस में डिवाइड हो रहे, ठीक है, मतलब कि बेसिस सेम हो लेकिन जो एक्सप्रेशन है वो आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो इस सूरत में हमारे पास क्या बनेगा कि हमारे पास अगेन बेस सिंगल रह जाएगी और जो पावर्स हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड होंगी, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, तो हमारे पास आंसर बनेगा दिस इज इक्वल टू b पावर m माइनस n। यहाँ पे एक सिनेरियो ये है कि जो b है वो 0 नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन फिर ये रेज होगा कि अगर b 0 हो जाए तो फिर उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। हम इसके लिए एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। अब एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि b आपके पास 0 है, ठीक है, और हमारे पास जो m और n है ये हमने कहा था कि कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं ना, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कोई भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो m है वो भी 2 है फॉर एग्जांपल, जो n है वो भी 2 है और जो b है वो हमारे पास 0 है। तो ज़रा देखिएगा कि हमारे पास फॉर्म बनेगी 0 पावर 2 ओवर 0 पावर 2। हमने बिल्कुल इसी तरह लिख दिया b पावर m ओवर b पावर n। अब ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि बेस सेम रह जाएगी लेकिन जो पावर्स हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा। तो हमें पता है कि 2 माइनस 2 बेसिकली 0 होता है, तो आंसर बन जाएगा 0 पावर 0। और 0 पावर 0 बेसिकली हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है कि जो हमारे पास एक अनडिफाइंड फॉर्म है,
अनडिफाइंड फॉर्म मीन्स कि हमारे पास इसकी कोई वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पे b को 0 रख दिया तो आपके पास इस तरह की अनडिफाइंड फॉर्म बन सकती है। तो इस तरह की अनडिफाइंड फॉर्म से बचने के लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि जो हमारा b है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसा कि आप कहें कि 3 पावर 6 ओवर 3 पावर 3 आ जाए तो हम इसको लिख सकते हैं कि बेस सेम रह जाएगी और ये बन जाएगा 6 माइनस 3 दैट इज बेसिकली 3 पावर 3 विच इज बेसिकली 27। और सिमिलरली हमारे पास x पावर 4 ओवर x सिंपल x हो, अगर हमारे पास कोई भी आपको पावर नज़र नहीं आ रही तो ये बहुत ऑब्वियस है कि हमारे पास इसकी जो पावर होगी वो हमारे पास 1 होगी। ठीक है, जब इसकी पावर 1 है तो हमारे पास अगेन सेकंड प्रॉपर्टी की मदद से हम लिख पाएंगे कि बेस सेम रह जाएगी, x रह जाएगा। ठीक है, और पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी तो 4 माइनस 1 विच इज बेसिकली 3। तो हमारे पास आंसर बनेगा x क्यूब। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी 3 है। प्रॉपर्टी 3 हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास सिंगल बेस हो, ठीक है, लेकिन पावर्स जो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी पावर बेस की पावर m लें, उसका जो आंसर है उसकी पावर n लें, तो वो कहता है कि दिस थिंग इज बेसिकली इक्वल्स टू कि हम बेस सिंगल रख के पावर्स को जस्ट आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ हमारे पास दिस इज इक्वल्स टू b पावर m मल्टीप्लाई बाय n विच इज बेसिकली mn। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि हमारे पास 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 है, ठीक है, तो हमारे पास 10 सेम रह जाएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा एंड 10 पावर 6 इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 मिलियन। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल इसी की एक और एग्जांपल है। अगर आप ये कहें कि हमारे पास x पावर -2 है और होल पावर 6 है, अगेन x सिंपल रह जाएगा और -2 मल्टीप्लाई बाय 6 वो -12 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अब अगर इस सूरत में हमारे पास जो बेसिस हैं वो डिफरेंट हो जाए। अब जरा चेक कीजिएगा कि हमारे पास फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है वहां पे जो बेस है वो हमारे पास a है और जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसमें हमारे पास जो बेस है वो b है, लेकिन सिनेरियो क्या चेंज हुआ है कि जो हमारे पास पावर्स हैं वो सेम हो गई। ठीक है, पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि बेसिस सेम हो पावर्स डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर बेसिस डिफरेंट हो जाएं और पावर्स आपस में सेम हो तो अब इस सूरत में क्या होगा कि चूंकि पावर सेम है तो पावर सिंगल रह जाएगी और जो बेसिस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। मींस इसका आंसर हमारे पास बनेगा a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर m। ठीक है, इसी एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि आप कहें कि आपके पास 3 पावर 4 है और 2 पावर 4 है। देखें पावर सेम है, पावर 4 है, लेकिन बेसिस इसमें 3 है, इसमें बेसिस 2 है, तो इस सूरत में वो कहता है कि पावर 4 सेम रह जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो बेसिस है 3 और 2 वो मल्टीप्लाई होंगी तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 6 आ जाएगा। आंसर बनेगा 6 पावर 4 विच इज बेसिकली 1296। इसकी हमारे पास एक और एग्जांपल है कि आप कहें कि x स्क्वायर है और मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर है। अगेन हमारे पास x जो पावर्स हैं वो सेम है, जो बेसिस हैं वो डिफरेंट हैं, तो इस सूरत में हमारे पास क्या बनेगा? इस सूरत में हमारे पास बनेगा एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास बेस सेम रह जाए, ठीक है, बेस सिंगल है लेकिन जो उसकी पावर्स हैं वो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर है, मतलब b पावर m ओवर n की फॉर्म के अंदर आ जाए। ठीक है, तो हमें बड़े अच्छे से आइडिया है कि हमारे पास जब भी हमारे पास पावर में फ्रैक्शन आ जाती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि 2 पावर 1 ओवर 2, तो इसका सिंपल मतलब होता है, सॉरी थोड़ा सा ठीक है, 2 पावर 1 ओवर 2, इसका मतलब होता है कि हमारे पास हम 2 का स्क्वायर रूट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे ये कहा जाए कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 पावर 1 ओवर 3 है, तो इसका मतलब है कि हम 5 का क्यूब रूट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसी सूरत में हमारे पास सिनेरियो बन रहा है कि अगर हमारे पास b पावर m ओवर n आ जाए,
तो हम क्या करेंगे कि b पावर m हम एज इट इज लिखेंगे और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में बचेगा 1/n वो हमारे पास उसका nth रूट आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास 8 पावर 2/3 आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम 8 स्केयर कंसीडर एज इट इज करेंगे और जो 1/3 है वो 8 स्केयर का क्यूब रूट बन जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट मीन्स कि हमारे पास अब जब हम 8 स्केयर कंसीडर करेंगे तो हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय, मतलब हमने 8 को 8 से मल्टीप्लाई करवाना है 2 टाइम्स, तो ये बनेगा हमारे पास 64। इसका मतलब है 64 का क्यूब रूट है। क्यूब रूट हमारे पास क्या होता है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट उनको तो क्लैरिटी होगी, लेकिन जो हमारे पास जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है उनको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि क्यूब रूट जब हम बात करते हैं कि 64 का क्यूब रूट, ठीक है, तो मुझे बेसिकली वो नंबर चाहिए जिसको मैं, क्यूब की बात कर रहे हैं ना, 3 है ना हमारे पास यहाँ पे, लाइक दिस वन, एक करिएगा कि जब हम क्यूब रूट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें कोई ऐसा नंबर दिया जाए जिसको उसी नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं और हमारे पास आंसर 4 आ जाए। ठीक है, तो इस, सॉरी, हमारे पास आंसर 64 आ जाए, ठीक है, जिसका हम क्यूब रूट ले रहे हैं, तो वो उस सूरत में हमारे पास वो जो नंबर है वो हमें नजर आ रहा है कि 4 है, क्योंकि मैं 4 को 4 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास आंसर 64 बनेगा। लाइक 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, आप इसको चेक करेंगे तो आंसर आपके पास 64 बनेगा। गॉट इट। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने फॉर एग्जांपल कोई और नंबर कंसिडर कर लें, आप कह लें कि हमारे पास 16 है। ठीक है, ठीक है, आपने 16 का कंसिडर करना है, 16 का आपने फॉर एग्जांपल फोर्थ रूट कंसिडर करना है। ठीक है, तो फोर्थ रूट का मतलब है कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैं कोई ऐसा नंबर बताएं जिसको 4 टाइम्स उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं और आंसर 16 आए। तो आप चेक करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16। इसका मतलब है कि 2 हमारे पास एक ऐसा नंबर है कि जिसको हम अगर 4 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 16 आता है। इसका मतलब है 16 का जो फोर्थ रूट होगा वो हमारे पास 2। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 25, 25 का फॉर एग्जांपल मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। ठीक है, उसका हम 2 रूट भी कह सकते हैं, जैसे हम क्यूब रूट कहा था, फोर्थ रूट कहा था, उसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा नंबर बताएं जिसको मैं उसी नंबर से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 है ना यहाँ पे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ आंसर 25 आ जाए, तो वो हमारे पास 5 है। तो ये बेसिकली हमारे पास रूट की बैकग्राउंड है कि किस तरह से हम किसी भी नंबर का रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर नंबर का जो रूट है वो हमारे पास कंप्लीट नंबर है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कंप्लीट नंबर 4 आ रहा है, यहाँ पे कंप्लीट नंबर 2 आ रहा है, यहाँ पे कंप्लीट नंबर 5 आ रहा है। जो रूट है वो हमारे पास पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए x पावर 1/4। x पावर 1/4 का मतलब है कि हमारे पास x पावर 1 वो हम इसको x ही लिखेंगे और 1/4 मीन्स कि हमारे पास x का फोर्थ रूट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अब अगर आपके पास इसी तरह रूट की फॉर्म के अंदर भी फॉर्म गिवन हो ना, तो हम इसको रिवर्स भी लेके जा सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं b पावर स्क्वायर रूट n एज इट इज आ जाएगा और हमारे पास जो पावर है b के ऊपर है वो स्क्वायर रूट से बाहर भी जा सकती है। इसकी एग्जांपल बड़ी हमारे पास इंटरेस्टिंग है कि फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि आपके पास 27 स्क्वायर का क्यूब रूट था। ठीक है, मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि आप 27 का पहले स्क्वायर लें, उसके बाद उस स्क्वायर का क्यूब रूट लें। तो अगर आपके लिए ये प्रोसीजर थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो कहता है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो 27 का स्क्वायर है इसको उठा के क्यूब रूट से भी बाहर ले, तो हम इसको लिख सकते हैं 27 का क्यूब रूट एज इट इज और जो स्क्वायर था उसको हम क्यूब रूट से बाहर ले जाएंगे। ठीक है, अब हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आसान इस तरह हो जाएंगी क्योंकि मुझे 27 का क्यूब रूट निकालना मेरे लिए आसान मीन्स कि मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको 3 टाइम्स उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं और आंसर 27 आ जाए। वो हमारे लिए बड़ा आसान है कि वो 3 नंबर है ऐसा कि अगर मैं 3 को 3 टाइम्स
3 से मल्टीप्लाई करवाऊँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास आंसर जो आता है वो 27 आता है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो वो 27 का क्यूब रूट है वो तो हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, जब हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा तो 3 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास हमें पता है 3 स्केयर इज बेसिकली इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 स्केयर और 3 स्केयर हमारे पास 9 बन जाएगा। गॉट इट। सिमिलरली हमारे पास इसकी 7th प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई बेस पड़ी है, ठीक है, b, ठीक है, और b की पावर 0 आ जाए, लेकिन b के बारे में हमने कंसीडर किया हुआ है। क्या कंसीडर किया हुआ आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं। हमने स्टार्ट में कहा था कि जो a और b आपने लेने हैं वो 0 से बड़े होने चाहिए, इसका मतलब b 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब वो ये कहता है कि अगर आप यहाँ पे ऐसा नंबर b ले लें और उसकी पावर 0 कंसीडर करें तो इस सूरत में आपके पास उसका जो आंसर बनेगा दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर मैं कोई भी b कंसीडर करूं, कोई भी नंबर कंसीडर करूं, उसकी पावर 0 लें तो आंसर 1 आना चाहिए, लेकिन वही कंडीशन के b 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 हो जाए तो 0 पावर 0 वो 1 नहीं होगा, वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह अगर मैं कंसीडर करूं कि 5000 पावर 0, आंसर 1 नहीं आएगा। एक्स वाई की पावर 0 कंसीडर कर लो, लेकिन एक्स और वाई के बारे में मुझे ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक्स और वाई जो है उनकी मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो फिर उस सूरत में भी उनका जो यू कैन से दैट के पावर आएगी वो हमारे पास 1 ही आएगी। भी 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा कुछ भी कंसीडर कर लें, पॉजिटिव कंसीडर कर लें, नेगेटिव कंसीडर कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन 0 कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि 0 पावर 0 हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कि अगर हमारे पास b बेस की पावर माइनस की फॉर्म के अंदर चले जाए, b पावर -m हो जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास माइनस का मतलब है कि पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है उससे नेगेटिव खत्म हो जाएगा और जो एक्सप्रेशन है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 1/b पावर है। गॉट इट। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ, अगेन b 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2 पावर -3 है तो इसका मतलब है कि 1/2 पावर 3। माइनस बेसिकली आपको जस्ट इतना है, अगर पावर के अंदर माइनस है तो इसको कहता है कि पूरे के पूरा जो एक्सप्रेशन है उसको डिनोमिनेटर में ले जाए। तो 1/2 पावर 3 मीन्स कि हमारे पास 2 पावर 3 तो हमें पता है 8 होता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/8। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास 1/x - 2 आ जाए। ठीक है, अब देखें हमने ये कहा था कि हमारे पास जब भी पावर माइनस की फॉर्म के अंदर आ जाएगी तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो बनना तो ये चाहिए कि हमारे पास ये जो 1 है ये एज इट इज रह जाए 1, और जो डिनोमिनेटर में x पावर -2 है ये बनना चाहिए था 1/x स्क्वायर। और हमारे पास मैथमेटिक्स में रूल होता है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शंस की फॉर्म के अंदर फ्रैक्शन पड़ी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऊपर वाला 1 एज इट इज आ जाएगा, और जब ये फ्रैक्शन ऊपर आके मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा x स्क्वायर ओवर 1। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन था, ये बेसिकली आपके पास मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास जस्ट x स्क्वायर। दैट्स इट। अब जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हम एक नज़र जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी बेसिक डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। तो कहता है फंक्शन ऑफ द फॉर्म, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है उस फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है f of x इक्वल्स टू b पावर x, ठीक है, लेकिन b पे कुछ कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो b है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सेकेंडली जो b है वो 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो वो कहता है इस फॉर्म के अंदर जो फंक्शन बनता है b पावर x, दिस फंक्शन इज कॉल्ड अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू द बेस b। अब क्वेश्चन रेज ये होगा, यहाँ पे जो रेज होना चाहिए जनरली, कि b 1 क्यों नहीं हो सकता? अगर b 1 हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा? अगर b पावर 1, b की जगह 1 लिख दें तो हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह का बनेगा 1 पावर x। अब हमें पता है कि 1 की जो मर्जी पावर कंसीडर करते रहे, मैं यहाँ पे x की जगह पे बेशक कुछ भी नंबर पुट करूं तो 1 पावर समथिंग हमारे पास हमेशा 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन रह जाएगा, ये बेसिकली कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो
पावर के अंदर x है, इस x को लिखने का फायदा कोई नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप x की जगह कुछ भी पुट करें आंसर 1 ही आना है, तो इसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम ये कंडीशन हमने लगा दी है कि हमारे पास जो b है वो हमने पहले तो बताया था कि 0 से ग्रेटर होना चाहिए, अब हम ये भी बात कर रहे हैं कि हमारे पास 1 भी ना हो। नेक्स्ट हमारे पास उसकी कुछ एग्जांपल हैं, जैसा कि हमारे हम कहें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 पावर x, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0.5 पावर x, या एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x। ये हमारे पास बेसिकली एक हमारे पास नंबर है, इसकी हमारे पास वैल्यू होती है 2. e is basically a number which is basically equals to 2.718283 एंड सो ऑन। ये हमारे पास बेसिकली इरेशनल नंबर है। इरेशनल मीन्स के पॉइंट्स के बाद ये नंबर कभी एंड नहीं हो रहा, ना इसमें रेपिटेशन आएंगे। रेपिटेशन मीन्स कि इसमें कोई पैटर्न नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा कि 8283 और आगे 8283 8283 चलता रहे, नहीं, ना कोई पैटर्न बनेगा और ना ये नंबर कभी एंड होगा। तो इसका मतलब है कि ई जो है बेसिकली हमारे पास एक इसको हम बेसिकली नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसकी वैल्यू हमारे पास 2.718283 और सो ऑन होती है, तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। अगर ये कभी स्टॉप हो जाता, फॉर एग्जांपल मैं कहता कि 2.718283 और अगर कुछ भी ना होता, तभी हम कहते हैं ये रैशनल नंबर था, या हम कहते हैं कि पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाता है कि फॉर एग्जांपल 8283 आया है, उसके बाद फिर 8283 इसी तरह नंबर आते रहते और सो ऑन, जहाँ तक हम जाते यही पैटर्न फॉलो होता, तब हम कहते हैं कि ये भी हमारे पास बेसिकली एक रैशनल नंबर है। लेकिन चूंकि ऐसा कोई ना पैटर्न है ना नंबर एंड हो रहा है, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। ओके, अगर हमारे पास इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमारे पास b पावर a पावर n लिखा आ जाए ना, तो इसमें हमारे पास जो a है वो बेस होती है और जो n है उसको हम एक्सपोनेंट या उसकी पावर कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपको कभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 पावर x लिखा नजर आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी प्रॉपर्टीज में बार बार डिस्कस किया है कि जो नीचे पड़ी है वो बेस, इसका मतलब 10 बेस है और जो हमारे पास इसका एक्सपोनेंट है, ये इसकी पावर है, वो हमारे पास x है। अब हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, उसकी जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, जो जनरल फॉर्म बेसिकली हमने मॉडलिंग के अंदर यूज कर, जनरल फॉर्म में सबसे पहले हमारे पास है वन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैज अ फॉर्म y is equals to f of x is equals to a b power mx। ठीक है, यहाँ पे जो a और b और m है ना, वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, x भी रियल हो सकता है, लेकिन x बेसिकली हमारे b पे वही कंडीशन है कि b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, x भी यहाँ पे रियल नंबर ही है, लेकिन x बेसिकली इस फंक्शन के डोमेन के तौर पे कंसीडर, x कोई फिक्स नंबर नहीं होगा, वो वेरिएबल होगा। a b और m बेसिकली फिक्स होंगे हमेशा हमारे पास हर तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, जो कि हमारे पास जनरलाइज फॉर्म इस फॉर्म के अंदर होगा। हमारे पास अब कंसीडर करें कि हमारे पास b पे क्या कंडीशन है। b के बारे में हमने दो क्लेम की है कि b 0 से बड़ा होना चाहिए और b 1 नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो इसका मतलब है हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास अगर इस साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी पड़ी हुई है, यहाँ पे दरमियान में कहीं पे 0 पड़ा हुआ है, इस साइड पे अगर हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी पड़ी हुई है, तो इस सूरत में हमारे पास जो b होगा, लेट मी ड्रॉ हियर, ओके सेकंड, तो इस सूरत में हमारे पास जो b होगा ना, वो एक तो इस 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के इस साइड पे होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कहीं पे 1 पड़ा है तो 1 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि b या तो 0 और 1 के दरमियान यहाँ कहीं पड़ा होगा, ये b की वैल्यू हो सकती है, या 1 से आगे फिर इन्फिनिटी तक कोई नंबर होगा। ठीक है, b पर दो कंडीशन है, b या तो 0 और 1 के बिटवीन होगा, या b जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। तो अब इन दोनों सूरतों में अगर मैं b यहाँ पे कंसीडर करूं या b मैं यहाँ पे कंसीडर करूं, दोनों सूरतों में हमारे पास b की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं, वो चेंज होती है। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टीज हमारे पास किस तरह से चेंज होती हैं, वो इस तरह से चेंज होती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो b है वो ग्रेटर देन 1 आ जाए, हम केस इसमें कंसीडर कर लेते हैं। अगर b ग्रेटर देन 1 है तो इस सूरत में हमारे पास जो फंक्शन बनेगा, व्हेन
x इंक्रीजेस, f of x इंक्रीजिंग रैपिडली, और ऐसे फंक्शन को हम बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसा कि अगर आप कंसीडर करें कि आपके पास कोई इस तरह की फॉर्म बन जाए कि जिस फॉर्म के अंदर ये जो नंबर आप b कंसीडर कर रहे हैं, ये b आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर बन जाए जो कि 1 से बड़ा हो, ठीक है। तो उस सूरत में जैसे जैसे आपका वेरिएबल x इंक्रीज होगा, आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि हम बैकवर्ड में एग्जांपल पे अगर मैं जाऊं, हमने ये कुछ एग्जांपल देखी थी एक्सपोनेंशियल। अब देखें कि यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें जो हमारे पास b की जगह पे नंबर पड़ा हुआ है वो 10 है। वो 10 जो है वो हमारे पास 1 से बड़ा नंबर है। वो कहता है कि अगर फंक्शन इस फॉर्म के अंदर होगा तो इस सूरत में आपके पास वो जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या आते हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि जैसे जैसे आपके पास जो x है वो इंक्रीज हो जाए, जो फंक्शन है उसकी वैल्यू भी बढ़ना स्टार्ट हो जाए, ऐसे फंक्शन को बेसिकली हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। और सिमिलरली अगर इसके उल्ट हो कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है फंक्शन की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाए, ऐसे फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और डिक्रीजिंग फंक्शन में हमारे पास बेसिकली जो b की वैल्यू है वो 1 से लेस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 0.51 से एक लेस नंबर है, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं। अब इंक्रीजिंग फंक्शन बेसिकली हमारे पास क्या होता है और इसका हमें किस तरह से बेनिफिट मिल सकता है। अब इमेजिन करें कि आपके पास ये जो आपकी सैलरी है, ठीक है, आपको कोई आपका एम्प्लॉयर कहता है कि आपकी जो सैलरी है वो इस फंक्शन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो x है वो नंबर ऑफ ईयर्स को डिपेंड करता है, शो करता है। तो आप देखेंगे कि अगर हमारे पास, आप जस्ट इतना देखें कि अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर है, ठीक है, वो पावर क्या 1 से बड़ी है? अगर तो 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि x अगर नंबर ऑफ ईयर्स को डिनोट करता है तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स आगे बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर इसके उल्ट है, अगर वो आपसे ये कहे कि आपकी सैलरी इस फंक्शन पे डिपेंड करेगी, आपको इस फंक्शन के हिसाब से सैलरी मिलेगी, जो भी इसका आंसर है कि वो आपकी सैलरी होगी, तो आप चेक करें कि यहाँ पे जो बेस है वो एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से लेस है। तो इस सूरत में आपके पास जो आपकी सैलरी होगी वो जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स इंक्रीज होंगे, सैलरी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की एग्जांपल मैं आपको इसमें यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी देता हूँ कि हमारे पास हम बात कर रहे थे, अगर हमारे पास जो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर नंबर 0 से बड़ा है और लेकिन 1 से छोटा है, तो सूरत में जैसे जैसे x बढ़ेगा, जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स इंक्रीज होंगे f ऑफ x डिक्रीज होगा, आपकी सैलरी डिक्रीज होगी। तो ऐसे फंक्शन को बेसिकली हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू 2 पावर x। अब यहाँ पे जो ऑब्वियसली बात है, नंबर 2 है जो कि हमने b की जगह पे लिया है, वो 1 से ग्रेटर नंबर है, इसका मतलब है फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन आना चाहिए। हम इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से लेते हैं, हम इसका टेबल बनाते हैं। टेबल की इस साइड पे मैंने x की वैल्यू ली है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने f ऑफ x इज इक्वल टू 2 पावर x की वैल्यू ली। जब हमने x की जगह पे -3 पुट किया तो फंक्शन ने हमें जो वैल्यू दी है वो वैल्यू हमें दे रहा है वो, वेट अ सेकंड, उस सूरत में फंक्शन जो हमारे पास 2 पावर x फंक्शन था, -3 पे हमें वो वैल्यू देता है 0.125, ठीक है। इसी तरह जब हम इसमें -2 पुट करते हैं तो हमारा वैल्यू देता है 0.25 जो कि 0.125 से ग्रेटर है। इसी तरह जब हम उसमें -1 पुट इन करते हैं तो हमें वैल्यू देता है 0.5 जो अब 0.25 से भी ग्रेटर है। जब हम इसमें 0 पुट करते हैं तो आंसर हमें 1 देता है। जब हम 1 पुट करते हैं तो आंसर 2 देता है। जब हम 2 पुट करते हैं तो आंसर 4 आता है। जब हम 3 पुट करते हैं तो आंसर 8 आता है। तो अब चेक करें, पैटर्न चेक करें कि जैसे जैसे हमारे पास x की वैल्यू माइनस से होकर पॉजिटिव पे आई है और बढ़ रही है अभी भी, तो हमारे पास वहाँ पे जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को बेसिकली हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब आप इसको इस तरह इमेजिन करें कि हमारे पास इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास कुछ ये है कि f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, f हमारे पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसमें हमारे पास जो एसिम्पटोट है टू द x एक्सिस एज x अप्रोचेस टू -∞,
एसिम्प्टोट क्या है वो मैं आपको अभी ग्राफ से जब रिप्रेजेंटेशन आएगी उसे एक्सप्लेन करता हूँ। और सिमिलरली इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। देखिए हमारे पास जो एक्स होती है वो डोमेन होती है। डोमेन में हम नेगेटिव नंबर भी पुट कर रहे हैं, हम जीरो भी पुट कर रहे हैं, हम पॉजिटिव नंबर भी पुट कर रहे हैं। इसका मतलब हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। लेकिन आप चेक करें दूसरी सूरत में कि आप कोई भी नेगेटिव पुट करें, जीरो पुट करें या वन पुट करें, आंसर हमेशा ही पॉजिटिव आ रहे हैं। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसी तरह आपके पास सारे के सारे जो आंसर्स हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि जो डोमेन है वो तो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, लेकिन जो रेंज है वो जीरो से बड़े नंबर हैं, तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। जीरो भी कभी नहीं आएगा, ठीक है, मतलब जीरो से बड़े आएंगे और इन्फिनिटी से छोटे आएंगे। तो हमारे पास इसकी जो रेंज आ जाएगी, इस फंक्शन की रेंज, वो हमारे पास जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक आएगी। इसकी अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखूँ तो चेक कीजिएगा कि हमने बेसिकली ये जो नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं टेबल के अंदर, हमने इन्हीं को ड्रॉ किया। फॉर एग्जाम्पल ये -3 था यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू कि आप इस तरह इमेजिन करें कि हमारे पास यहाँ पे चूंकि -3 था यहाँ पे, तो -3 पे हमारे पास जो फंक्शन वैल्यू दे रहा था वो दे रहा था 0.125। तो हमने यहाँ से -3 लिए, यहाँ से हमने 0.125 लिए, तो हमने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर। इसी तरह -2 पे जो आंसर आता है वो 0.25 आया, तो हमने यहाँ पे -2 लिया, और इस पे जो आंसर है वो 0.25 है, तो हमने दोनों को मिलाने वाले यहाँ पे ड्रॉ कर। इसी तरह हमने बाकी ड्रॉ किया और इन पॉइंट्स को आपस में मिलाया, तो हमारे पास ये फंक्शन बन रहा है। ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा था, इस साइड से नीचे की तरफ आ रहा था, और इस साइड से जो फंक्शन है ये अपवर्ड जा रहा था। ऐसे फंक्शन देखिए, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, x की वैल्यू इस साइड पे बढ़ रही है ना, वैसे वैसे फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे फंक्शन को बेसिकली हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, इसलिए हमने कहा था कि f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरी चीज ये, हमने एक बात की थी एसिम्प्टोट की। एसिम्प्टोट किसी भी ग्राफ में वो लाइन होती है कि हमारा ग्राफ उस लाइन के करीब जाता जाए, लेकिन उस लाइन को कभी भी टच ना करे। आप चेक करेंगे कि अगर हमने यहाँ पे -3 पुट किया, आंसर 0.125 आया, तो हमारा पॉइंट यहाँ बना। आप इसमें 4 पुट करेंगे, आगे जाएंगे ना, -4 यहाँ पे कहीं पड़ा होगा, -4 पुट करेंगे, आंसर 0.125 से भी लेस आएगा। इसी तरह -5 पुट करेंगे, आंसर और लेस आता जाएगा, ग्राफ नीचे 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 होता जाएगा। लेकिन ये वाला ग्राफ कभी भी, ये जो लाइन है नेगेटिव जिसमें x की वैल्यूज पड़ी हुई हैं, इस लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा। इसलिए हमने कहा कि वो वाला पॉइंट जहाँ पे x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी, जहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ये वाली लाइन हमारे ग्राफ का एसिम्प्टोट है। ठीक है, यहाँ पे एसिम्प्टोट हमने ड्रॉ कर दिया है कि ये बेसिकली इसका एसिम्प्टोट है। हमारे नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली क्या है कि हम कंपैरिजन देखेंगे कि अगर b ग्रेटर देन 0 हो जाए और b लेस देन 0, ग्रेटर देन 1 हो जाए और b 0 और 1 के इन बिटवीन हो, तो हमारे पास जो दोनों फंक्शन बने उनमें कंपैरिजन क्या है। बहुत सारे कंपैरिजन मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन हम इनको ज़रा यहाँ पे बाय वर्ड्स भी चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर b 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है 0 से तो बड़ा ही होगा ना। तो केस 1 है कि अगर b हमारे पास 1 से बड़ा है, तो इस सूरत में क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डोमेन होगी उस फंक्शन की, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट एग्जांपल में 2 पावर x में भी देखा कि डोमेन सारे के सारे रियल नंबर्स थे। जो रेंज आएगी वो उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते, उसमें जस्ट पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो जो रेंज होगी वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। और अगर हमारे पास इसी तरह से उसका जो y इंटरसेप्ट होगा, b अगर 1 से ग्रेटर हो, तो सूरत में y इंटरसेप्ट जो होगा वो 0 और 1। y इंटरसेप्ट मीन्स कि आप इसको इस तरह इमेजिन करें कि अगर आप उसमें x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा 1 आए। और अगर आप इसको ग्राफिकल लैंग्वेज में कंसिडर करें तो हम ये बात करेंगे कि हमारे पास का जो ग्राफ होगा वो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। हम इसको प्रीवियस एग्जांपल से चेक भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखिए, जैसे हमने 2 पावर x की बात की थी, इसमें जो 2 है वो 1 से ग्रेटर है। तो आप चेक करें कि हमारे पास इसका जो ग्राफ है वो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जाके y एक्सिस को कट कर रहा है, और इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। ठीक है, यही बात हम बेसिकली यहाँ पे कर रहे थे।
अगली चीज़ ये है कि फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, वो जो हमने 2 पावर x की फॉर्म में भी बात कर ली है। और जैसे जैसे हमारा b जो होगा, जितनी उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, ठीक है, उसमें हमारे पास उस फंक्शन का जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो भी बड़ा होगा। द लार्जर b इम्प्लाइज ग्रेटर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द फंक्शन। लेकिन दूसरी सूरत में अगर जो b है वो 0 और 1 के इन बिटवीन हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी जो डोमेन होगी वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, जो रेंज होगी वो सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, जो y इंटरसेप्ट आएगा इसमें भी 0 1 आएगा, लेकिन हमारे पास डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि हमारे पास जो फंक्शन होगा वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा x का। और जो फिफ्थ वन है वो ये है कि हमारा b जितना स्मॉल होगा, b जितना स्मॉल होगा उतना ही हमारा ग्रेटर रेट ऑफ डिक्रीज होगा, ठीक है। मतलब कि अगर एक पर्सन आपसे ये कहता है कि आपकी सैलरी का जो फंक्शन है वो हमारे पास बनता है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, वो कहता है आपकी सैलरी आपको इस फंक्शन के फॉर्म में मिलेगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.5 पावर एक्स। तो अब यहाँ पे जो बी नंबर है वो 0 और 1 के बिटवीन है, तो फंक्शन तो आपके पास डिक्रीजिंग है, वक्त के साथ साथ आपकी सैलरी कम होगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कोई पर्सन आपसे ये कहता है कि आपकी सैलरी जो होगी वो इस फंक्शन पे कैलकुलेट होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.01 पावर एक्स, तो अब इस सूरत में आप देखें कि आपका जो नंबर है वो 0.5 से भी लेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कहता है कि जितना b स्मॉल होगा ग्रेटर रेट ऑफ डिक्रीज होगा। मतलब कि इस सूरत में आपकी सैलरी कम होगी लेकिन वो आहिस्ता से कम होगी, लेकिन इस सूरत में अगर आपका जो b है वो बहुत ज़्यादा छोटा है तो जो सैलरी होगी वो बहुत रैपिडली डिक्रीज होगी। मतलब कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, कम वक्त गुजरने में आपकी सैलरी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी इस फंक्शन की निस्बत। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमने 2 पावर x की तो बात कर ली थी ना कि हमारे पास वो फंक्शन डिक्रीजिंग था, हम इसी तरह 0.5 पावर x की बात भी कर सकते हैं। 0.5 पावर x की बात इस तरह से, अगर मैं इसका टेबल ड्रॉ करूं तो आप देखेंगे कि अगर मैं इस साइड पे x की वैल्यू कंसीडर करूं इस साइड पे, और सिमिलरली इस जो सेकंड रो है इसमें मैं फंक्शन की वैल्यू कंसीडर करूं, तो आप चेक करेंगे कि हमारे पास -2 पे जो फंक्शन है वो वैल्यू देगा हमें 4, ठीक है। इसी तरह हम -1 पे वैल्यू दी है उसने 2, 0 पे वैल्यू दी है 1, 1 पे वैल्यू दी है 0.5, 2 पे वैल्यू दी है 0.25, 3 पे वैल्यू दी है 0.125। चेक कर रहे हैं कि जैसे जैसे x आगे की तरफ बढ़ रहा है, जो फंक्शन की वैल्यू है पहले 4 थी, फिर कम होगी 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर 0.54 कम होगी, फिर 0.254 कम होगी, फिर 0.1254 कम होगी, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है। हमने कहा था ऐसा फंक्शन बेसिकली एक हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली एक एग्जांपल है। ये बेसिकली हमारे पास मेडिकेशन एक्सक्रीशन की एग्जांपल है, ठीक है। हम इसकी स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। In many natural processes, the rate at which something grows or decays depends on its current value. हमारे पास नेचुरली तौर पे कोई भी चीज़ वो जितनी उसमें ग्रो होता है या जितनी उसमें डिके आती है, जितनी उसमें कमी आती है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उसकी स्टार्टिंग वैल्यू, उसकी करंट वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान की ग्रोथ देखना चाह रहे हैं या किसी भी कंट्री की आप ग्रोथ फंक्शन देखना चाह रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन की ग्रोथ देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उसकी पॉपुलेशन की ग्रोथ का अंदाज़ा आप इस तरह से लगाएंगे कि करंट सिनेरियो में, करंट वक्त में उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। तो आपको उसकी करंट वैल्यू पे डिपेंड करेगी कि अगले 10 सालों में उसकी पॉपुलेशन कितनी ग्रो करेगी। सिमिलरली अगर मैं डिके की बात करूं, ठीक है, तो डिके भी हमारे पास करंट वैल्यू पे डिपेंड करता है।
फॉर एग्जांपल आप कहें कि किसी भी कंट्री में मलेरिया के इतने पेशेंट्स हैं, ठीक है, आप उस कंट्री के अंदर वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो उस मलेरिया के पेशेंट में कितनी कमी, कितना डिके आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि स्टार्टिंग में मलेरिया के पेशेंट की जो हमारे पास नंबर्स थे वो कितने थे, पॉपुलेशन कितनी थी मलेरिया के पेशेंट्स की। तो इसमें हमारे पास इसी तरह के एग्जांपल है मेडिकेशन एक्सक्रेशन की। अब सिनेरियो क्या है, सपोज हाफ ऑफ अ मेडिकेशन इज एक्सक्रेटेड एवरी 3 आवर्स। हर 3 घंटों के बाद वो जो मेडिकेशन है, जो मेडिसिन है, वो एक्सक्रेटेड हो जाती है। हर 3 घंटों के बाद उसका हाफ रह जाता है, ठीक है। अब इमेजिन करें कि इनिशियल आपके पास किसी भी मेडिसिन की जो डोज है वो 100 mg की डोज है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि 3 घंटों के बाद आफ्टर 3 आवर्स उस 100 mg का हाफ रह जाएगा, तो 100 mg मल्टीप्लाई बाय 1/2 वो हमारे पास रह जाएगा 50 mg। अगले 6 घंटों में हमारे पास उसका 2 दफ़ा हाफ होगा 100 का, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1/2 वन टाइम एंड मल्टीप्लाई बाय 1/2 सेकेंड टाइम, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो जाएगा, और 100 मल्टीप्लाई बाय 1/4 हमारे पास बच जाएगा 25 mg। सिमिलरली अगर मैं 9 आवर्स की बात करूं, तो 9 आवर्स में हमारे पास 3 दफ़ा डिके आएगा, ठीक है, क्योंकि हर 3 घंटे में हाफ का डिके हो रहा है, तो हमारे पास उसकी जो क्वांटिटी बच जाएगी वो बच जाएगी 12.5 mg। अब फिर क्वेश्चन क्या रेज हो रहा है यहाँ से, क्वेश्चन उसने जो रेज किया है वो कहता है कि बताएं आफ्टर n पीरियड्स, ठीक है, n पीरियड्स के बाद हमारे पास उस मेडिसिन की कितनी क्वांटिटी, कितने mg बच जाएगा। हमने जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जनरल फॉर्म की थी वो इसीलिए की थी कि उस समय, अगर मैं इसको थोड़ा सा बैक एंड पे जाऊं, जब हमने जनरल फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था, यहाँ पे जो हमारे पास a है ना, ये वाला नंबर जो a है, ये नंबर डिनोट करेगा कि इनिशियली तौर पे जिस भी चीज को हम एक्सपोनेंशियली ग्रो या एक्सपोनेंशियल डिके की बात कर रहे हैं, जिस भी चीज की, उसकी करंट वैल्यू कितनी है, ठीक है। b बेसिकली डिनोट करेगा कि उसमें हमारे पास जो रेट है वो किस रेट से कम हो रही है, ठीक है। यहाँ पे m और x बेसिकली डिनोट करेंगे कि हमारे पास m बेसिकली b की पावर होगी, कितनी पावर से डिके हो रहा है, और जो x होगा वो बेसिकली हमारे पास जो टाइम पास हो रहा है उस टाइम को डिनोट करेगा। तो अब ज़रा गौर से देखिएगा कि हमारे पास मेडिकेशन की एक्सक्रेशन की एग्जांपल है, मेडिकेशन एक्सक्रेशन की एग्जांपल है। उसमें हमारे पास चूँकि स्टार्टिंग में हमारे पास जो उसकी क्वांटिटी थी वो 100 mg थी, तो उसमें हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है। जो रेट था, जिस रेट से उसमें डिके आ रहा है वो हमारे पास हाफ का, तो उसकी जगह हम 1/2 लिख देंगे, और जो n होगा वो n, एक n का मतलब है 3 आवर्स, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे एक n का मतलब है एक पीरियड, और एक पीरियड 3 घंटों का है, ठीक है, तो 3 घंटों के बाद डिके हो रहा है। अब इस बात को माइंड में रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे n का मतलब है 3 आवर्स। अब इस बात को माइंड में रखते हुए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन वो कहता है कि बताएं फाइंड द अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर 10.5 आवर्स, कि 10.5 आवर्स के बाद हमारे पास वो जो मेडिसिन है उसकी कितनी क्वांटिटी रह जाएगी। लेकिन बात जो मैंने बाहर बताई आपको पिछली स्लाइड में कि यहाँ पे जो एक n है उसका मतलब है 3 आवर्स, ठीक है। तो 10.5 से सबसे पहले तो हम n निकालेंगे ना, कितने n's बनते हैं, कितने पीरियड्स बनते हैं 10.5 के, ठीक है। तो 10.5 के बेसिकली पीरियड्स बनाने के लिए हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर बनेगा n इज बेसिकली इक्वल्स टू 10.5 डिवाइडेड बाय 3, एंड द आंसर इज बेसिकली 3.5। n की वैल्यू 3.5 आ गई है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास 10.5 आवर्स का मतलब है कि 3.5 पीरियड्स, और एक पीरियड अगेन 3 आवर्स का है। तो इस सूरत में हमारे पास जो फंक्शन बनेगा, हम जस्ट n की जगह 3.5 पुट करेंगे, बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5 पावर 3.5। अब इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करना तो हम इसमें यहाँ पे कुछ एक्सपोनेंशियल के रूल्स लगा सकते हैं। एक्सपोनेंशियल के रूल्स मीन्स कि यहाँ पे जो 3.5 है ना, इस 3.5 को मैं लिख सकता हूँ 3.5 इज बेसिकली इक्वल्स टू 3 प्लस 0.5,
ठीक है। अब चूंकि हमारे पास 0.5 पावर 3 प्लस 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 पावर 3 लगा जाएगी और 0.5 पावर 0.5 लगा जाएगी। अगेन वही चीज़ के बेसिस सेम है, अगर उनको आपस में ऐड भी करूँ तो 0.5 बेस सेम अगर रह जाएगी और पावर ऐड होंगी तो 3.3 प्लस 0.5 और 3.5 अगेन इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमें पता है कि 0.5 का मतलब है 1/2 और 1/2 का मतलब होता है स्केल। तो हमने 100 एज इट इज लिख दिया, 0.5 का क्यूब लिया, इसकी पावर 3 टाइम्स ली तो 0.125 आ गया और यहाँ पे बन गया 0.5 का अंडर रूट। हमने जब इसका अंडर रूट कंसिडर किया तो 100 एज इट इज आ गया, 0.125 भी एज इट इज आ गया, 0.5 का अंडर रूट हमारे पास आ गया 0.707 और जब हमने इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 8.8375 mg। इसका मतलब ये हुआ कि 10.5 आवर्स के बाद, जो कि बेसिकली 3.5 पीरियड्स बनते हैं, इतने पीरियड्स के बाद उस जो मेडिसिन है उसकी जो डोज स्टार्टिंग में 100 mg थी, उसकी डोज बेसिकली रह जाएगी 8.8375 mg। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इसके फर्दर कुछ क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि बताएं कि आफ्टर 15 आवर्स हमारे पास कितनी अमाउंट रह जाएगी और सिमिलरली आफ्टर 22.5 आवर्स के बाद हमारे पास कितनी अमाउंट रह जाएगी। अब अगेन यहाँ पे ये आवर्स को डिनोट करता है, दिस इज नॉट द नंबर ऑफ पीरियड्स। इसको नंबर ऑफ पीरियड्स में डिवाइड करने के लिए, इसमें नंबर ऑफ पीरियड्स निकालने के लिए हमें इसको 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा और सिमिलरली हमें 22.5 को भी 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा। जब हमने 3 पे डिवाइड किया, हमने इनके आंसर्स निकालते हैं तो हमारे पास सॉरी तो हमारे पास इसके जो आंसर्स आते हैं कि 15 आवर्स के बाद हमारे पास उसकी कितनी क्वांटिटी रह जाएगी, दैट इज बेसिकली 3.125 mg और सिमिलरली 22.5 आवर्स के बाद उसकी कितनी क्वांटिटी रह जाएगी, दैट इज बेसिकली 0.5523 mg। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का जनरल फार्मूला पता है कि अगर हमारे पास कोई भी हमारा अकाउंट है तो उस पर हमारे पास जो इंटरेस्ट लगता है बेसिकली वो किस तरह से लगता है। ठीक है, आप इस तरह इमेजिन करें कि आपने एक बैंक के अंदर अपने 100 रुपीज़ रखवाए हैं। बैंक आपसे तो ये कहता है कि मैं आपको 1 साल के बाद इन पैसों पे 10% इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, अब जब आपको 10% इंटरेस्ट देगा तो इसका मतलब है कि 100 का 10%, इसका मतलब है पहले साल के बाद आपके वो जो पैसे होंगे उसमें 10% इंटरेस्ट के साथ 10 रुपये और लगेंगे और आपके जो पैसे होंगे वो 110 रुपये बन जाएंगे। सिमिलरली अगले साल जो 10% इंटरेस्ट लगेगा वो आपके उन 110 रुपये पे लगेगा। ठीक है, जब आपके उन 110 रुपये पे इंटरेस्ट लगेगा तो 110 का जो हमारे पास 10% होगा वो 11 रुपीज़ होंगे। इसका मतलब है 2 सालों के बाद आपकी जो अमाउंट होगी वो 121 रुपीज़ हो जाएगी। इसमें 100 रुपीज़ आपकी इनिशियल पे आपकी अमाउंट थी जो आपने रखवाई थी और 21 रुपीज़ जो हैं वो 2 सालों का आपका इंटरेस्ट होगा। इसी सूरत में हमारे पास जो किसी भी वैल्यू के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है, दैट इज बेसिकली इज इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर पावर एन। इसमें हमारे पास जो ए है वो टोटल अमाउंट को शो करता है कि आपकी टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी। जो पी है वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स कि आपने स्टार्ट में कितनी अमाउंट रखवाई थी। ठीक है, आर जो है वो आपके पास यू कैन से दैट कि इंटरेस्ट रेट है कि आपको बैंक कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और एन जो है यू कैन से दैट कि अगर वो एनुअल इंटरेस्ट दे रहा है तो एन बेसिकली नंबर ऑफ पीरियड्स को डिनोट करता है। तो अब इसमें देखें कि पी इज बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट, आर इज बेसिकली इंटरेस्ट रेट, वो डेसिमल में भी हो सकता है, एन बेसिकली द नंबर ऑफ पीरियड्स हैं। अब वो पीरियड डिपेंड करता है कि आपको 6 महीने का एक पीरियड दे रहा है, साल का एक पीरियड दे रहा है, या आपको कह रहा है कि हर महीने आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो आपका जो पीरियड होगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये जो है वो टोटल अमाउंट है। एग्जाम्पल है आपके पास ₹25,000 डिपॉजिटेड एट 8% एनुअली कंपाउंड एनुअली फॉर 15 ईयर्स। आपने किसी भी पर्सन के पास, किसी भी बैंक के पास 25,000 रुपीज़ जो हैं वो रखवा दिए। वो पर्सन या वो जो बैंक है वो आपको बताता है कि वो आपको 8% एनुअली इंटरेस्ट देगा। ठीक है, और आपकी वो जो अमाउंट है कंपाउंडेड एनुअली फॉर 15 ईयर्स, आपके लिए वो जो अमाउंट है वो आपकी लॉक हो गई। अब हमें बताना ये है कि 15 सालों के बाद उसकी जो अमाउंट स्टार्टिंग में 25,000 थी, 15 सालों के बाद उसकी अमाउंट कितनी बचेगी। ठीक है, तो आप उसके लिए देखें कि हमारे पास वो साथ में वो कहता है कि आल्सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट बताएं और बताएं कि उसको कितना इंटरेस्ट मिला उसके ऊपर।
तो फॉर्मूला हमारे पास बड़ा आसान सा है कि हमारे पास ए इज़ बेसिकली टोटल अमाउंट, इसमें हम पी की जगह पे 25,000 पुट इन करेंगे, 8% हम पुट करेंगे आर की जगह पे, और इसको जब हम फॉर एग्जांपल हमारे पास आंसर आ जाएगा ए इज इक्वल टू 25,000 1 प्लस आर। यहाँ पे हमारे पास 8% था। अब परसेंट को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए, चूंकि परसेंट है, परसेंटेज का मतलब ही हंड्रेड्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, वो बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 100, दैट विल बी 0.08। और एन जो है बेसिकली वो हमारे पास एनुअली इंटरेस्ट लग रहा है, और हमने 15 ईयर्स के बाद उसका टोटल अमाउंट देखनी है, तो एन 15 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास इसका ओवरऑल आंसर जो बनेगा वो बन रहा है 79,304। स्टार्टिंग में जो अमाउंट 25,000 थी, 15 सालों के बाद 8% इंटरेस्ट के साथ वो जो अमाउंट है वो 79,304 रुपीज़ बन गई। ये उसकी टोटल अमाउंट है 15 सालों के बाद। अब अगला क्वेश्चन था कि इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है वो बताएं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 15 सालों के बाद जो टोटल अमाउंट बनी है उसमें से उसकी प्रिंसिपल अमाउंट जो स्टार्ट में उसने जमा करवाई थी वो निकाल दें, बाकी सारा का सारा उसका इंटरेस्ट। तो इसमें हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा ए माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो ए टोटल अमाउंट थी 15 सालों के बाद, वो बन जाएगा 79,304 माइनस 25,000, दैट विल बी 54,304 रुपीज, और यू कैन से दैट डॉलर्स। ये टोटल अमाउंट है जो कि उसको इंटरेस्ट की मद में मिली है 15 सालों के दौरान। नेक्स्ट, इसी तरह से हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिके है, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट बढ़ रही थी ना, अगर आपके पास कुछ इस तरह का सिनेरियो है कि जिसमें चीज़ें कम हो रही हैं, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 माइनस आर पावर n। ये डिके का फॉर्मूला है। आर इसमें जो वी नॉट है वो आपकी वही इनिशियल वैल्यू है, आर जो है बेसिकली वो आपके पास नेगेटिव है, तो उसका मतलब है नेगेटिव आर का मतलब है डिके हुआ है, और नेगेटिव आर का मतलब है कि जिस रेट से डिके हुआ है, और एन अगेन नंबर ऑफ पीरियड को डिनोट करेगा। वो कहता है कि जैसे मैंने पहले बताया, ये बेसिकली हमारे पास कुछ इसके साथ एन ऑटो मोबाइल परचेज फॉर ₹12 लाख, ठीक है, डेप्रिसिएटेड एट 50,000 पर ईयर। कोई पर्सन है वो एक ऑटोमोबाइल, एक गाड़ी परचेज करता है एट द अमाउंट ऑफ 12 लाख या 1 मिलियन एंड 2 लाख, 1.2 मिलियन, और उसकी जो डेप्रिसिएशन है उसकी अमाउंट में जो कमी आ रही है पर ईयर वो 5% की है। क्वेश्चन उसका ये है, फाइंड वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स। 4 ईयर्स के बाद उसकी जो ऑटोमोबाइल उसने 12 लाख रुपए की ली थी, बताएं 4 सालों के बाद उसकी अमाउंट कितनी रह जाएगी, ठीक है। इसका फायदा हमें क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि मॉडलिंग से बेसिकली हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कोई एक पर्सन है वो एक चीज परचेज करता है और उसका माइंड ही ये है कि मैंने इसको सेल करना है 4 सालों के बाद, तो परचेज करते हुए अगर उसको ये आइडिया है कि उसमें इतनी डेप्रिसिएशन होगी, वो डेप्रिसिएशन कांस्टेंट है, तो वो एग्जैक्टली तौर पे बता सकता है कि अगर इतने सालों के बाद मैंने अपनी ये वाली चीज सेल करनी है तो मुझे इसके कितने पैसे मिलेंगे। अब हमारे पास जो वी नॉट है वो हमारे पास 12 लाख आ जाएगा। अगेन हमारे पास यू कैन से दैट कि चूंकि वो हमारे पास उसकी प्रिंसिपल वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू थी, जो हमारे पास उसमें जो चेंज हो रहा है वो हमारे पास हो रहा है 5% है, तो 5% डिवाइडेड बाय 100 वो हमारे पास आ जाएगा 0.05। और जो n है, और जो हमारे पास जो n है वो चूंकि एनुअली डेप्रिसिएशन हो रहा है, जो n 4 है वो नंबर ऑफ ईयर्स को डिनोट करता है, तो इस सूरत में हमारे पास जो n की वैल्यू आ जाएगी वो 4 आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका जो ओवरऑल आंसर बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास 9,77,408 रुपीज़। तो इसका मतलब है कि जो उसने ऑटोमोबाइल 12 लाख रुपए की परचेज की थी, 4 सालों के बाद उसकी जो उसको जो अमाउंट मिलेगी वो 9,77,408 रुपये मिलेगी, ठीक है। अब इस सूरत में अगर हमारे पास एक बात याद रखिएगा कि चूंकि यहाँ पे मैंने 4 इसलिए पुट किया है क्योंकि हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है वो भी एनुअली हो रही है, पर ईयर हो रही है, और जो 4 है वो नंबर ऑफ ईयर्स को डिनोट करता है। 1 मिनट के लिए आप इमेजिन करेंगे ये 5% जो डेप्रिसिएशन है ये हमारे पास हर 6 महीनों बाद हो रही होती है, और आपसे कहा जाता है आफ्टर 4 ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू बताएं, तो मैं क्या करता, मैं 4 ईयर्स में से सबसे पहले नंबर ऑफ पीरियड्स निकालता। नंबर ऑफ पीरियड्स मीन्स मैं देखता कि 4 सालों में 6 महीने कितनी दफ़ा आते हैं, एक साल में 6 महीने 2 दफ़ा आते हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे 4 नहीं, मुझे यहाँ पे 8 पुट करना पड़ता, ठीक है।
सिमिलरली अगर मैं ये कहता कि जो डेप्रिसिएशन है ये मंथली है, अब मुझे बताएं कि 4 सालों के बाद उसकी अमाउंट क्या रह जाएगी, तो इसका मतलब है कि 1 साल के अंदर 12 मंथ्स आने थे, ठीक है, और 4 सालों के बाद 48 मंथ्स होने थे 4 सालों में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं 48 पुट इन करता। यहाँ पे क्या पुट करना है ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके पास वो जो डेप्रिसिएशन है, ये जो ग्रोथ है, वो कितने पीरियड्स में हो रही है। जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट एग्जांपल में जिसमें हमने मेडिकेशन एक्सट्रैक्शन की एग्जांपल की थी, उसमें हमने देखा था कि जो हमारा पीरियड था वो 3 आवर्स का पीरियड था। इसलिए जब भी हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स है, सबसे पहले हमने उसको पीरियड में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो इस सूरत में हमें भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नेचुरल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मीन्स इसको हमारे पास जो बेस होगी वो ई होगी, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a इंटू ई पावर एम एक्स, और ई के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ई की वैल्यू होती है 2.718283, और ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास बेसिकली यूज कहाँ पे होती है, इसको हम नेचुरली एक्सपोनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना में जब किसी भी चीज़ में ग्रोथ या उसमें डिके होता है तो वो इस फंक्शन को जो ए ई पावर एम एक्स है इसको फॉलो करता है, इसलिए बेसिकली हम इसको नेचुरल एक्सपोनेंट कहते हैं। इसमें हमारे पास किस तरह किस में यूज होता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल ग्रोथ। फॉर एग्जांपल आप कभी घर में दही जमाते हैं तो दही में जमाने के लिए जो बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो कर रहे हैं वो भी हमारे पास नेचुरली तौर पे इसी फंक्शन को फॉलो करते हुए ग्रो कर रहे हैं। सिमिलरली पॉपुलेशन ग्रोथ के नेचुरली तौर पे जो पॉपुलेशन ग्रो करती है वो भी इस फंक्शन को फॉलो करती है। रेडियो एक्टिव डिके के हमारे पास अगर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो वो अपनी रेडियो एक्टिविटी उसमें जो कमी आती है वो भी हमारे पास इसी पैटर्न को फॉलो करती है। कॉन्टीन्यूस कंपाउंडिंग, जैसे हमने अभी देखा कि हमारे पास कोई बैंक हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, इसी तरह जो हमारे पास नेचुरल तौर पे कॉन्टीन्यूस कंपाउंडिंग होती है वो भी इसी फॉर्मूला की मदद से होती है। नेचुरल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अगर तो ग्रो हो रहा है किसी चीज में ग्रोथ आ रही है तो उस सूरत में हमारे पास का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा v इज इक्वल टू वी नॉट ई पावर आर टी, ठीक है। वी नॉट हमारे पास हमारी करंट वैल्यू होगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी, ई की वैल्यू 2.718283 होगी, आर बेसिकली हमारे पास उस रेट को शो करेगा जिस रेट से हमारे पास बेसिकली ग्रो हो रहा है, और जो टी है वो नंबर ऑफ टाइम को या नंबर ऑफ पीरियड्स को शो करेगा। और इसी तरह अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा हो तो सूरत में हमारे पास फार्मूला सेम रहेगा, जस्ट जो रेट है वो माइनस के साथ आ जाएगा, माइनस का साइन शो करेगा तो उसमें डिके आ रहा है। अब बाकी चीज़ें सही हैं कि वी नॉट हमारे पास टी इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है, मतलब इनिशियल वैल्यू है, आर परसेंटेज है, टी टाइम है, एंड सो ऑन। अब हमारे पास एग्जांपल है पॉपुलेशन ग्रोथ। अ कंट्रीज पॉपुलेशन वाज 100 मिलियन इन 1970, ग्रोइंग एट 4% पर ईयर। एक कंट्री है उसकी जो पॉपुलेशन है 1970 में वो 100 मिलियन है और वो 4% पर ईयर से ग्रो कर रही है, ठीक है। तो अब वो ये कहता है कि हमारे पास का जो चूंकि ग्रोथ का फार्मूला है, फार्मूला हमारे पास बनेगा v इज इक्वल टू वी नॉट ई पावर आर टी। इसमें जो v नॉट होगा वो 100 मिलियन आ जाएगा, जो r होगा वो 4% होगा, 4% को जब हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 100 वो हमारे पास बन जाएगा 0.04। हमारे पास फार्मूला बनेगा दिस वन। अब वो कहता है कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 1995। 1970 में इतनी थी, 100 मिलियन थी, 1995 में कितनी होगी। इसका मतलब है कि हमारे पास 97 से लेकर 1995 तक 25 साल गुजरे हैं, तो टी की वैल्यू हमारे पास 25 आ जाएगी। हम इसमें जस्ट टी की जगह पे 25 पुट इन करेंगे तो फार्मूला बनेगा हमारे पास दिस वन। इसको हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 271.83 मिलियन। 100 मिलियन थी और अगर वो 4% से ग्रो कर रही है तो 25 साल में वो जो पॉपुलेशन होगी वो 271.83 मिलियन हो जाएगी, ठीक है। अब इसका फायदा अगेन हमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई मैयर्स लेने, गवर्नमेंट ने अपने इलेक्ट्रिसिटी को देखते हुए कुछ मैयर्स लेनी है, इलेक्ट्रिसिटी को ग्रो करना है, उन्होंने कोई डैम क्रिएट करना है कहीं पे, तो वो देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये जो डैम है ये 25 सालों के बाद बनेगा और हमारे पास 1970 में हमारे पास जो पॉपुलेशन है 100 मिलियन है, उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है फॉर एग्जांपल वो हमारे पास यू कैन से दैट जस्ट फॉर अ सेकंड 100 मेगावाट है, ठीक है। तो
तो अब वो देखेंगे कि 25 सालों के बाद जो पॉपुलेशन आ जाएगी वो 271 मिलियन होगी। उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगी वो भी उस हिसाब से ग्रो करेगी। तो क्या अब अगर हम जो यहाँ पे डैम या जो भी प्रोजेक्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो क्या 25 सालों के बाद कंप्लीट होने के बाद जो उस वक्त की पॉपुलेशन होगी उसके लिए काफ़ी होगा? ये ना हो ना कि अभी भी 100 मिलियन के लिए भी बिजली कम हो रही है। अब इनको चाहिए हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 1000 मेगावाट। हम 1000 मेगावाट बनाने के लिए प्रोजेक्ट लगा देते हैं, प्रोजेक्ट लगना स्टार्ट होता है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होते 25 साल होते हैं, और 25 सालों के बाद वो 100 मेगावाट तो आता है, लेकिन हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन तो ग्रो हो गई, तो 21 मिलियन हो गई है। और अब जो हमारे पास उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थी वो 4000 मेगावाट चली गई है। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो डैम लगाने का हमें फ़ायदा कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फिर भी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज वैसी की वैसी ही रहेगी। तो अगर मुझे पता हो कि 25 सालों के बाद हमारी पॉपुलेशन कितनी होगी, तो मैं उसी को माइंड में रखते हुए उसी हिसाब से अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनको डिज़ाइन करेंगे। सिमिलरली वो कहता है कि 2030 में, मतलब कि हमारे पास 97 से लेकर 2030 तक हमारे पास जो नंबर ऑफ ईयर्स होंगे वो 60 होंगे। अगर तब पॉपुलेशन कितनी होगी, तो सिंपल आपने वहाँ पे टी की जगह पे 60 पुट इन कर देना है। हमारे पास आंसर आएगा 1102.33 मिलियन, ठीक है, कि हमारे पास 11,002.33 मिलियन 1102.33 मिलियन पॉपुलेशन हमारी होगी, जो कि हमें 60 साल पहले जस्ट 100 मिलियन थी। सिमिलरली हमारे पास इसी तरह हम नेचुरली तौर पे किसी भी चीज़ की डेप्रिसिएशन या डिके को भी शो कर सकते हैं। इसमें हमारे पास बड़ी अच्छी एग्जांपल इक्विपमेंट डिप्रिसिएशन। अब इमेजिन करें कि आपने कोई भी चीज़ परचेज की है, वो उसमें जो हमारे पास की जो इनिशियल हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास है $1,00,000, $100,000, डेप्रिसिएट्स एट 10% एनुअली, और उसकी जो अमाउंट है उसमें 10% की डेप्रिसिएशन आ रही है हर साल। तो सूरत में हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा B इज इक्वल टू वी नॉट ई पावर माइनस आर टी माइनस आर हमारे पास 10% और 10 डिवाइडेड बाई 100 हमारे पास बन जाएगा 0.10, और टी नंबर ऑफ पीरियड्स को शो करेगा। यहाँ पे वी नॉट बेसिकली हमारे पास होगा 100,000। अब वो कहता है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे टी की जगह पे 5 पुट इन करना है। तो सूरत में हमारे पास आंसर बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास $60,650। इसका मतलब है कि अगर आपके पास जो अमाउंट थी, जो आपने एक चीज़ पर मशीनरी परचेज की है $1,00,000 की, तो 5 सालों के बाद अगर आप उसको बेचने जाएंगे तो उसकी जो अमाउंट रह जाएगी वो रह जाएगी, उसकी जो वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी $60,650। सिमिलरली वो कहता है व्हाट शुड बी द वैल्यू इट्स वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स। तो आपने सिंपल वहाँ पे टी की जगह पे 10 पुट इन करना है। उस सूरत में हमारे पास आंसर बन रहा है $36,790। तो इसका मतलब है कि 10 सालों के बाद वो चीज़ स्टार्टिंग में आपने $1,00,000 की परचेज की थी, 10 सालों के बाद उसकी जो अमाउंट रह जाएगी, उसकी जो वैल्यू रह जाएगी, जब उसको सेल करने जाएंगे तो वो $36,790 तक रह जाएगी। यहाँ पे एक बात याद रखने की है, अगर मैं इसको समराइज करूँ, कि इन जनरल ग्रोथ डिके बेस इज एनी नंबर। हमारे पास जब हम जनरल ग्रोथ की बात करते हैं ना, जैसे हमने पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा, उसमें बेस कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जब हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या डिके की बात करते हैं तो उस सूरत में हम जो बेस है वो फिक्स कर देते हैं, और जो फिक्स करते हैं वो जो फिक्स नंबर होता है वो फिक्स नंबर ई होता है, और उसकी वैल्यू हमारे पास है 2.718283। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल सिनेरियो था कि हमारे पास कभी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल डिके किस तरह होता है। फिर हमने देखा कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या नेचुरल एक्सपोनेंशियल डिके हो तो उस सूरत में बेस में क्या इफेक्ट पड़ता है, हमने कुछ इसकी एग्जांपल भी देखी। अगर आपका फिर भी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।